एडिशनल प्रोबेबिलिटी या चैप्टर नंबर 13 दैट इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी। हमने पिछले में मिसलिनियस ख़त्म कर ली थी और मतलब मैंने ख़त्म नहीं कराई थी बट आपने खुद ही ख़त्म कर ली। आप लोगों के 2 डाउट्स निकले हैं तो मैं 2 डाउट्स आपको क्वेश्चन की मतलब सॉल्यूशन की पिक भेज दूंगा, वीडियो नहीं बना रहा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि चांसेस या ऑप्शंस या बेसिकली चांसेस कहते हैं चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो अगर मैं आपको बोलूं अ कॉइन इज टॉस्ड, मैं सीधा कुछ बेसिक्स पे कुछ इंट्रो पे नहीं जाऊंगा क्योंकि क्लास 8th 9th 10th 11th में पढ़ने के बाद 12th तक आप पहुंचे हो, प्रोबेबिलिटी पढ़ते ही आ रहे हो। इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो क्या होती है सैंपल स्पेस। पहले सैंपल स्पेस रिवाइज करा रहा हूँ। सैंपल स्पेस होता है कि टोटल कितने इवेंट्स हो सकते हैं। तो सैंपल स्पेस एक सेट ऑफ इवेंट्स होता है। क्या क्या आ सकता है, एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। ये आपकी सैंपल स्पेस है टोटल। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं इसको ई लिखूं जिसमें ई क्या है, ई एक इवेंट होता है, ई को डिनोट करते हैं एक इवेंट को। व्हाट इज इवेंट ऑफ गेटिंग 1 हेड। ई एक इवेंट होता है, ये सैंपल स्पेस, ये इवेंट। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई की प्रोबेबिलिटी हुई 1 हेड कितनी बार आता है जी आपका, ये 3 बार आता है। 1 हेड एग्जैक्टली 1 हेड, 1 हेड मतलब एग्जैक्टली 1 हेड, या तो 2 हेड आ रहा है तो ये नहीं हुआ। ये तब लेते हैं जब एटलीस्ट 1 हेड हो। एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब बता रखा है मोर देन इक्वल टू। 1 हेड में कितना आया आपका स्पेस आया, पहले इसका इवेंट बनाते हैं एच टी एंड टी एच, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 2 out of 4 दैट इज 1/2, एज सिंपल एज दैट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 4 में से। अगर मैं दूसरा एक इवेंट बनाऊं एफ, एफ एक इवेंट है एग्जैक्टली 1 हेड, सॉरी एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1, एटलीस्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है, मोर देन इक्वल टू 1 हेड, ठीक है। एक हेड या एक हेड से ज़्यादा, या मैं हिंदी में लिख देता हूँ, वन हेड, मोर देन और इक्वल टू 1 हेड। तो प्रोबेबिलिटी पहले इसके इवेंट्स बनाएंगे कितने, एटलीस्ट 1 हेड में आपका आ जाएगा एच टी, टी एच और एच एच। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई इसकी 3/4 और इसकी कितनी आ गई 1/2। नाउ ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें हमने कॉम्बिनेशंस लगाया, परमुटेशंस लगाया 11th क्लास में, वगैरह वगैरह, एक्सियम लगाया था, बहुत कुछ लगाया था, 11th में सीखा था। अब हमने इस साल सीखनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी नहीं सीखनी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीखनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब आपको एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर कंडीशन दी हुई है, वो प्रोबेबिलिटी जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकाल ली। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि जो प्रोबेबिलिटी एक प्रॉपर गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। आपकी बुक में पेज नंबर 532 पे एक डेफिनेशन लिखी है, 532 पेज नंबर, नीचे आओ, इटैलिक्स में डेफिनेशन लिखी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड इज डिनोटेड बाय इतने। मतलब कि कंडीशन क्या गिवन होगी, जब भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे कंडीशन प्रोबेबिलिटी के या 13.1 के, आपको ये दिया होगा कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई इफ एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड।
कि जब f ऑलरेडी हो चुका है तो e की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये निकालना होगा आपको। और ये निकलेगा कैसे, देखो दो तरीके होते हैं इसको निकालने के, दो तरीके होते हैं कि जब ऑलरेडी, और इसको लिखते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ e व्हेन f हैज़ ऑलरेडी अकर्ड को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ e व्हेन f हैज़ ऑलरेडी अकर्ड को ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ e अपॉन f या e/f या e लाइन f, कुछ भी कह दो। तो इसको निकालने का फॉर्मूला कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ e जब f ऑलरेडी अकर्ड है, तो पहला फॉर्मूला ध्यान से देखना जी, देखो जब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ e अपॉन f है तो मैं पहला फॉर्मूला बनाऊंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ e अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ f कर दूं, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट छुट्टी। प्रोबेबिलिटी ऑफ e कितना है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ f कितना है 3/4, क्या आएगा, ये काट दो, कट कटा के ये आएगा, अगर इसको 2/4 लिख दूं तो 2/3 आएगा आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ e कितने, e में कितने हैं HTTH, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वन हेड। पहले तो क्वेश्चन में ये देखना कि ऑलरेडी अकर्ड किसके आगे लिखा है, यहाँ पे ऑलरेडी अकर्ड f के आगे, कि f हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, मतलब f को नीचे आना है कि प्रोबेबिलिटी निकालो वन हेड की जब एटलीस्ट वन हेड ऑलरेडी आ चुका है। एटलीस्ट मतलब कि ये जो आपका ये वाला पोर्शन होता है ना, ये आपका सैंपल स्पेस बन जाता है। कैसे, देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ e का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, e नंबर ऑफ आइटम्स इन e अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स इन सैंपल स्पेस। अगर ये प्रोबेबिलिटी e निकाली थी, कैसे निकाली थी, e में कितने आइटम्स है 2, बिल्कुल ठीक, s में कितने आइटम्स है टोटल, यही। तो हम जितने, अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स इन f, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं वैसे तो, नंबर ऑफ आइटम्स इन s, f में कितनी आइटम्स थी 3, s में कितनी आइटम्स थी s। तो मतलब जब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालोगे कि e की निकालनी है जब f ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो आपका ये जो f, ये जो नंबर ऑफ आइटम्स इन ये है ना 3, ये आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर में क्या आता है, सैंपल स्पेस की आइटम्स, सैंपल स्पेस की आइटम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो ऑलरेडी अकर्ड होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ f होती है या NSF होता है, वही आपका सैंपल स्पेस बन जाता है। ये सब नोट करना है जी आपने, क्योंकि बुक में ऑलरेडी ये नहीं दिया हुआ। दोबारा से, जैसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर s की आइटम्स आती हैं 4 s की आइटम्स आती हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जिसके आगे लिखा है हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, जो हो चुका है ऑलरेडी अकर्ड, वो डिनोमिनेटर में आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी या उसकी आइटम्स या उसका वही सैंपल स्पेस बन जाता है। और इसको और अच्छे से करने के लिए सेकंड फॉर्मूला भी मैं आपको कराऊंगा। देखो सेकंड फॉर्मूला क्या है, पहले प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ इसकी, ये मिटा दिया गलती से मैंने। कितना था, एटलीस्ट वन हेड का क्या था, HTTH और HH, ये था ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ f कितनी थी, हाँ। सेकंड फॉर्मूला है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ e अपॉन f इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f। अब ये सर इंटरसेक्शन कहाँ से आ गया, 11th में प्रोबेबिलिटी के अंदर सेट्स चैप्टर आया था, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन आया था, तो 12th में कैसे नहीं आएगा। जिस बच्चे को सेट्स नहीं आता, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन नहीं आता, वो वापस से 11th की बुक उठाए या मेरे को बताए, मेरी वीडियोस बनी हुई है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। मेरी प्लेलिस्ट पे नहीं मिलेंगी, वो मेरे पास ही हैं, आपको सेंड कर दूंगा। वहाँ से सेट्स दोबारा सीखो। हाँ, सेट्स की तो है प्लेलिस्ट पे, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन की नहीं है, वो मेरे को अलग से सेंड करनी पड़ेगी। आप वहाँ पे पहले देखिए तो जाके प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करिए, नहीं तो जितना समझ आता है उतना करो।
ये है जी फॉर्मूला। एक फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, फिर बोलोगे सर ये क्यों सिखा रहे हैं, वही कर लेते हैं। किसी जगह पे ये अप्लाई नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये दिया होता है, फिर ये भी सीखना पड़ेगा। तो आप ज़्यादा मैं जो यूज़ करता हूँ मैं इसका यूज़ करता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे फंसते हैं कि ये पता ही नहीं होता, ये हर जगह लग जाता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चनों में लग जाता है। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन इससे भी करके दिखाऊंगा और इससे भी करके दिखाऊंगा, सारे नहीं, स्टार्टिंग के थोड़े से इससे भी, ताकि आपको समझ आ जाए। आपको जोन सा पसंद है वो यूज़ कर लो, ये यूज़ करना ये यूज़ कर लो, धीरे धीरे पता लग जाएगा। अब देखो, व्हाट इज़ दिस इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कि दोनों में क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। क्या ई कहाँ है, ये रहा, और एफ कहाँ है, ये। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ऑब्वियसली ये दो कॉमन आ रहे हैं, ये दोनों कॉमन है दोनों में। आंसर क्या आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 2, दो आइटम्स कॉमन है ना, अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल इसकी कितनी आइटम है, इसमें कितनी आइटम है, 3। आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे सर, जो बहुत इंटेलिजेंट बहुत समझदार बच्चा होगा ना, वो बोलेगा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ 2 नहीं होती। बिल्कुल सही बोल रहा है। ये जो मैंने 2 लिखा है ना, ये n है, और ये n है नंबर ऑफ आइटम्स इन f। नंबर ऑफ आइटम्स इन f कितनी है? 3। नंबर ऑफ आइटम्स इन e यूनियन f कितनी है? 2, जो 2 में आती है। ये प्रोबेबिलिटी नहीं है सर, आपने प्रोबेबिलिटी की जगह ये क्यों लिखा? देख लो जी क्यों लिखा। अगर मैं खाली प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ e इंटरसेक्शन f की, तो क्या आंसर आएगा? 2 अपॉन सैंपल स्पेस कितनी? 4। ये आएगा? बिल्कुल आएगा सर। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ f निकालूं तो क्या आएगा? 3 अपॉन सैंपल स्पेस 4। यही होगा? बिल्कुल सर यही होगा। तो अगर मैं ये अपॉन ये करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 2/3। मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो डिटेल को समझो, कभी भी नंबर ऑफ आइटम्स जो होती हैं वो प्रोबेबिलिटी नहीं होता। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आइटम्स अब जैसे ई यूनियन एफ में, ई यूनियन कह रहा हूँ, ई इंटरसेक्शन एफ में अपॉन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ आइटम्स इन ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 2 कॉमन है, अपॉन सैंपल स्पेस की नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स इन एफ 3 अपॉन सैंपल स्पेस की आइटम्स। मैंने दोनों की प्रोबेबिलिटी को डिवाइड कर दिया, 2/3 आ रहा है। इसका भी आंसर 2/3 था, इसका भी आंसर 2/3 था। तो ये सब नोट कर लो, ले दे के बात बैठती है, क्योंकि ये लिखने की ज़रूरत है तो लिख लो। ये तो 11th में सीखा था हमने, 10th में भी सीखा था कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ आइटम्स जो फेवरेबल, इसको फेवरेबल आइटम्स कहते हैं, इवेंट, नंबर ऑफ आइटम्स इन इवेंट अपॉन नंबर्स ऑफ आइटम्स इन सैंपल स्पेस। तो 2 फॉर्मूले बेसिकली तैयार होते हैं। पहला फॉर्मूला ये है जी, सेकंड फॉर्मूला ये है जी। क्या निकालने का? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इवेंट ई व्हेन एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो ये फॉर्मूला भी चल जाएगा, वो फॉर्मूला भी चल जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चंस करेंगे और प्रॉपर्टीज समझाऊंगा इसकी मैं। प्रॉपर्टीज है इसकी 3। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये आपने नोट करनी है जी। बुक में गिवन है लेकिन बुक में सॉल्यूशन नहीं है, मैं सॉल्यूशन भी दूंगा। देखो हमारा एस क्या है? सैंपल स्पेस, जिसमें सारी आइटम्स होती हैं। ई क्या है? ई एंड एफ क्या है? इवेंट्स। ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई की, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ आइटम्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स इन एस। ऑब्वियस बात है। अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है एफ की, फॉर्मूला क्या बना? नंबर ऑफ आइटम्स इन एफ अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स सैंपल स्पेस। सिंपल सी बात है। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एस की प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस की, पूरा सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ आइटम्स इन सैंपल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1। और प्रोबेबिलिटी आपको पता है 0 से लेके 1 तक जाती है, इसके आगे जाती नहीं, इसके पीछे जाती नहीं। तो ये तो बचपन की बातें हैं, ये तीनों बता दी मैंने। अब
एक एक करके शुरू करते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो S/F, कंडीशन क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस अगर F हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। कंडीशन, तो फॉर्मूला बनेगा S/F, यही बनेगा। अब आप सोच के बताओ, सैंपल स्पेस जो पूरा होता है और F के बीच में क्या कॉमन होगा? F ही कॉमन होगा ना, यही होगा कि नहीं होगा? एक सैंपल स्पेस है पूरा 4-10 चीज़ों का, उसमें से F निकाला था हमने, उस दोनों में क्या कॉमन होगा? व्हाट इज कॉमन बिटवीन सैंपल स्पेस एंड F? F कॉमन होगा, सैंपल स्पेस कॉमन नहीं होगा। एक पूरी यूनिवर्स में और अर्थ में क्या कॉमन है? अर्थ। सिंपल सी बात है ना। एक पूरे सोलर सिस्टम में और सन में क्या कॉमन है? सन। सन दोनों में आता है, अपने आप में भी आता है और उसमें भी आता है। तो प्रोबेबिलिटी और S यूनियन इंटरसेक्शन F में F कॉमन है, कॉमन F, तो आंसर क्या आ गया? 1। मतलब S इंटरसेक्शन जब सैंपल स्पेस ऊपर आएगा और कोई इवेंट नीचे होगा तो आंसर 1 ही आएगा। ये आपको याद करना है, ठीक है? अच्छा, और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालना है व्हेन F हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, कभी ऐसा आ जाए तो भी आप चेक कर लेना निकाल के, फॉर्मूला 1 ही आएगा, ठीक है? तो ये इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ SF इक्वल टू 1 ही आता है हमेशा, ठीक है? ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड, प्लीज नोट इट डाउन। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर एक फॉर्मूला था हमारा जो हमने 11th में पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन। अब पहले तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन का फ़र्क याद कर लो। यूनियन मतलब सबको मिला दो, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ले लो, ठीक है? जब भी हम और वर्ड यूज़ करते हैं ना, और, तो हम यूनियन यूज़ करते हैं। जब हम एंड वर्ड यूज़ करते हैं तो हम इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं। जब हम ऐड वर्ड यूज़ करते हैं तो हम ये यूज़ करते हैं। जब हम मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं तो हम ये यूज़ करते हैं। पहले तो ये लिख लो आप, ये 11th में बताया गया था। और वर्ड हो तो यूनियन आता है, ऐड हो तो भी यूनियन। ये एंड, ये और ये मल्टीप्लाई आता है, ठीक है? ये सब 11th के बेसिक्स जिनको आते हैं, अच्छी बात है। इनको नहीं आते, 2-3 बच्चे हैं जिनको नहीं आते, तो उनके लिए है। हाँ, इसका फॉर्मूला हमने किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब मैं 11th का दोबारा से रिवाइज कराने या पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये फॉर्मूला था, अगर याद है तो गुड है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लो। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B ये है तो ये ऐसे से चलेगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ निकाल लो A यूनियन B जब F ऑलरेडी अकर्ड, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ भी A जब F ऑलरेडी अकर्ड, यहाँ भी B जब F ऑलरेडी अकर्ड, यहाँ A इंटरसेक्शन B जब F ऑलरेडी अकर्ड। सिंपल सी बात। तो अगर यूनियन का निकालना है तो सेम फॉर्मूला चलेगा, लेकिन सब में डिनोमिनेटर में F ऑलरेडी अकर्ड आएगा ही आएगा। अब इसका प्रूफ, ये तो प्रॉपर्टी हो गई ना, पिछले के मैंने प्रूफ करके दिखाया। हमको अगर पता हो कि इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता। A अपना अलग है, B अपना अलग है। जैसे 2 हेड्स और 2 टेल्स, कुछ कॉमन है? नहीं। HH अलग है, TT अलग है, कुछ कॉमन नहीं है। इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जब उसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, दिस मीन्स A इंटरसेक्शन B, A कॉमन B कितना हो गया? 5। ये सब हम बचपन में पढ़ चुके हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव पढ़ा था। एग्जॉस्टिव मतलब दूसरे को एग्जॉस्ट करते हैं, एक की जगह दूसरे जाते हैं। एक्सक्लूसिव मतलब बिल्कुल अलग। A इंटरसेक्शन B कितना हो गया? 5 हो गया। और तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हुआ? 0 हुआ। जब A इंटरसेक्शन B 5 है तो A इंटरसेक्शन B, क्योंकि ये तो सेट होता ना, दिस इज अ सेट, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है? तो A इंटरसेक्शन B ये हो गया। तो आप
को एक और चीज़ निकल के आ रही है, अगर प्रोबेबिलिटी, इस प्रूफ हटा दो, अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वैसे तो ये फॉर्मूला सही है, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो इसमें लगा के देख लो, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी जब एफ ऑलरेडी अकर्ड है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ज़ीरो, ये तो ज़ीरो आ जाएगी ना, न्यूमरेटर ज़ीरो हो गया, अपॉन में एफ चाहे कुछ भी हो, तो मतलब ये बन जाएगा। इसके अंदर दो फॉर्मूले आपको मिले, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, लेकिन ये तब होगा कि ए और बी बिल्कुल डिफरेंट है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, इसको डिसजॉइंट सेट्स भी कह सकते हो, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स या ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, एक ही बात बढ़ेगी, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। दिस इज़ योर प्रॉपर्टी नंबर 2 में दो फॉर्मूले। चलो जी, प्रॉपर्टी नंबर 3 में आ जाते हैं, फिर हम अपने न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कह रहा है हमको एक चीज़ बचपन से पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ एन इवेंट कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड ई कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट अकरिंग, होना ना होना, कॉम्प्लीमेंट उसका माइनस होता है। अगर आपको याद हो व्हाट इज ई कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ई, यूनिवर्स माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस ई, पूरे में से ई को माइनस कर दोगे तो नॉट अकरेंस होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की और प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं होने की इज इक्वल टू 1 होता है, मैक्सिमम या होगा या नहीं होगा इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की जब एफ अकड़ हो गया है इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट जब एफ अकड़ हो गया है, ये भी 1 होगा, होने की अपॉन एफ, ना होने की अपॉन एफ इज इक्वल टू भी 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी, ये भी एक फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी दिस इम्प्लाइज दिस, और ये वी नो फ्रॉम द 11th क्लास, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ना होने की अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की अपॉन एफ, ये भी आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है। प्लीज़ नोट इट डाउन, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 1, सीधा सीधा सीधा, और आज ही एक्सरसाइज भी शुरू कर देंगे होमवर्क में। इसकी एक्सरसाइज मैं नहीं करूँगा, आप लोग खुद करेंगे, मैं एग्जाम्पल ही ज़्यादा करूँगा। क्योंकि इसके ये इजी है, जैसे 9 चैप्टर में तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मैंने कर दिए थे, इसके एग्जाम्पल सिखाऊंगा। और क्वेश्चंस कितने हैं, 16 क्वेश्चंस हैं, 17 क्वेश्चन है, 17 के 17 ऑलमोस्ट आप करोगे। जो डाउट्स हो गए ऑब्वियसली वो तो मैं हुई हूँ। पहला एग्जाम्पल जी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना है एंड 7/13, इससे क्या पता लगा कि ये सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में 13 आइटम रही होंगी, उसमें से ए सिलेक्ट कर ली 7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 9/13। अच्छा, तो इससे ये पता लग गया कि सैंपल्स में 13 आइटम नहीं है, 13 से ज़्यादा होंगी, ये काट पीट के आया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है टोटल 4 आइटम होती हैं, 2 सिलेक्ट कर ली, काट के आंसर हम 1/2 लिखते हैं, ये काट के लिखा हुआ है, मतलब 2 आइटम है क्या सैंपल्स में, नहीं, सैंपल्स में 4 ही आइटम है, ये रिड्यूस करके लिखा है। तो आप खुद सोचो, क्या 9 और 7 13 बनता है, नहीं, मतलब ऐड करके 13 से ऊपर चला गया, तो मतलब ये ऑब्वियसली रिड्यूस करके आया होगा, काट पीट के 13 से ज़्यादा होंगी। चलो उससे हमें क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो तो मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा था कि क्वेश्चन पढ़ती है आपको बातें समझ आ जाए आने वाली एक्सरसाइज के लिए। इस चैप्टर में आपकी 2 एक्सरसाइज 13.5 एंड 13.6 पूरी तरह से कट चुकी है, और 13.4 आधी आएगी। तो हमने 13.1 स्टार्ट कर लिए, 13.4 के आधी तक जाना है, 13.4 हाफ कट गई है, 13.5 पूरी कट गई, 13.6 पूरी कट गई है, और मिसलेनियस में भी कुछ क्वेश्चन ही करने हैं, बता दूंगा कौन से थ्योरम्स करनी है हमने, ये दिया हुआ है। इवेल्युएट पी ए अपॉन बी निकालना है, तो कैसे निकलेगा, पहले तो जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, इंटरसेक्शन, सिंपल सी बात है, इंटरसेक्शन आपको दिया है 4/13, बी दिया है 9/13,
आंसर आ गया 4/9। छुट्टी क्वेश्चन ख़त्म। एग्जाम्पल 2। आप बोलोगे सर ये क्यों कराया? क्योंकि कराना है, कोर्स है। अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़ गिवन दैट एटलीस्ट ऑफ देम इज़ अ बॉय? गिवन दैट, अब देखो गिवन दैट लिखा होता है ना, व्हाट इज़ गिवन दैट या ऑलरेडी अकर्ड, वो डिनोमिनेटर की बात हो रही है इसकी। गिवन दैट लिखा हो या ऑलरेडी अकर्ड लिखा हो तो मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात हो गई है। अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, हमें नहीं पता कि वो 2 चिल्ड्रन कौन हो सकते हैं, तो पहले सैंपल स्पेस बनाए। वो 2 चिल्ड्रन क्या क्या हो सकते हैं? या तो हो सकता है बॉय बॉय, 2 चिल्ड्रन है ना, 2 बॉयज हो सकते हैं, बॉय गर्ल, पहला बॉय दूसरा गर्ल, बड़ा बॉय छोटी गर्ल, या बड़ी गर्ल छोटा बॉय, या दोनों गर्ल्स। ये होगी ना, ऑब्वियस बात है। ये आपका सैंपल स्पेस तैयार हो गया। आगे जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज? तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है? बोथ चिल्ड्रन आर बोथ बॉयज, मतलब बोथ बॉयज। क्या प्रोबेबिलिटी है बोथ बॉयज की? ये 1/4। बिल्कुल ठीक है जी सर। गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, गिवन दैट वाले नीचे लिखनी है, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, एटलीस्ट वन बॉय। एटलीस्ट वन बॉय का मतलब क्या होता है कि कितने? एटलीस्ट वन बॉय मतलब एक या एक से ज़्यादा। मैंने बता रखा है एटलीस्ट का मतलब होता है मोर देन, इक्वल टू, बार बार बता रहा हूँ। एटलीस्ट मतलब मोर देन, एटमोस्ट मतलब लेस देन। एटलीस्ट मतलब मोर देन इक्वल टू वन बॉय, मतलब मोर देन इक्वल टू वन बॉय कि एक या एक से ज़्यादा। तो ये आ जाएगा BB, आ जाएगा BG, आ जाएगा GB, आ जाएगा 4 कि 3। अच्छा ये वैसे ये इसके अंदर नहीं लिखते, ये F के अंदर लिखते हैं कि F इवेंट क्या है ये, फिर प्रोबेबिलिटी में लिखते हैं 3/4, लेकिन मैंने इकट्ठा लिख दिया, आप लोग उसको अलग कर लेना। अगले क्वेश्चन में मैं अलग करके दिखाऊंगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F? पहला फॉर्मूला क्या था? E की प्रोबेबिलिटी अपॉन F की प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/4 अपॉन 3/4। आंसर क्या आ गया? 1/3। बुक में चेक कर लो, 1/3 बिल्कुल ठीक है। ये मैंने बताई पहले फॉर्मूले से। दूसरा फॉर्मूला, E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब E और F में क्या कॉमन आ रहा है? ये रहा E में क्या था? BB, और ये रहा F में क्या है? इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ऑब्वियस बात है ये दोनों में आ रहा है, कॉमन है। तो E इंटरसेक्शन F में कितनी प्रोबेबिलिटी बनी? 1/4। दोनों में कितनी प्रोबेबिलिटी बनी? 1/4, मतलब एक आउट ऑफ 4। यही कॉमन है ना दोनों में, 1 आउट ऑफ 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ F? 3/4, सॉरी। तो चाहे इस तरीके से जाओ, ये अपॉन ये, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E होती है वही प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F भी आ जाती है, क्योंकि जो E है और F और E में E ही कॉमन होता है। देखो F और E में E कॉमन है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F E आ रहा है बार बार। तो इसलिए आंसर चाहे यहाँ से निकालो चाहे वहाँ से निकालो, आंसर आपका सेम ही आ रहा है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। कार्ड्स आर नंबर्ड, एग्जाम्पल 3, 10 कार्ड्स हैं, उनका नंबर ये है। तो सैम्पल स्पेस क्या हो गई? अभी प्रॉपर फेयर तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है। आगे आ जाओ। मिक्स्ड अप थॉरोली एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली। एक कार्ड निकाला। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर? तो गिवन किसकी प्रोबेबिलिटी किसके निकालनी है? इवन नंबर की। इफ इट इज नोन, देखो क्या वर्ड लिखा है? नोन। पिछले में क्या लिखा था? गिवन। उससे पिछले में क्या लिखा था? ऑलरेडी अकर्ड। क्यों बता रहा हूं जी? ये आपका डिनोमिनेटर है, ये आपकी कंडीशन है, ये नीचे जाएगी।
और जिसका निकालना होता है वो ऊपर जाती है। निकालनी किसकी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर। तो अगर ई एक इवेंट है, इवन नंबर, इसमें से इवन नंबर कितने हैं जी? सैंपल स्पेस बनाएंगे। ये क्या कर दिया? 2 4 6 8 10 यही बनेंगे ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पहले निकाल लेते हैं। ये आपका इवेंट्स बने कितने? 1 2 3 4 5 5। वैसे फॉर्मूला लिखना पड़ता है पहले तो, नंबर ऑफ इवेंट्स इन ई और नंबर ऑफ इवेंट्स इन एस 4/5, सॉरी 5 है, 5/10। प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। ये प्रॉपर फेयर तरीका है कि एस सैंपल स्पेस होगी, ई एक इवेंट है, इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगी। अब एक एफ बनाते हैं, अगर आपको मार्क्स चाहिए तो फेयर तरीका एफ बनाते हैं जी। इट इज़ नोन वाला बनाएंगे दैट नंबर ऑन ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, 3 से मोर देन। मोर देन 3 तो क्या निकला? प्रोबेबिलिटी एफ मोर देन 3 कितने हैं? 4 से लेके 10 तक। देखो सैंपल स्पेस हर जगह नहीं बनाते, यहाँ पे 10 थे तो बना दी, किसी जगह पे इतने सारे होते हैं कि हम नहीं बना सकते, तो जहाँ पे नहीं बना सकते वहाँ पे हम सीधा सैंपल स्पेस ना लिख के सीधा NS लिख दिया करेंगे भी 10 है, क्योंकि फाइनल में तो ये चाहिए होती है ना। ठीक है, हाँ जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फॉर्मूला नंबर ऑफ आइटम्स इन एफ अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स इन एस। एफ में कितनी है? 4 5 6 मतलब 3 कम करके 7, तो 7/10 आंसर आ गया। बिल्कुल आ गया जी। इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि 10 से 10 काटना है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज, लास्ट लाइन पढ़ो, व्हाट इज द एग्जांपल 3 की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की, तो इवन की निकालनी है। इफ इट इज नोन कि मोर देन 3 निकाल चुके हो तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू 5/10 अपॉन 7/10 इक्वल टू 5/7, जो कि आंसर गलत आ रहा है। हाँ अब आ गया ना गलत, आ गया ना गलत। इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला बहुत कम यूज़ करता हूँ, हर जगह ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होता। तो क्यों गलत क्यों आ रहा है पहले तो वो देखिए। हाँ क्योंकि ई में 2 है और वो एफ में नहीं है, कॉमन वाली चीज़ है। 3 इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं, लेकिन 2 एक बंदा है। तो आपको फिर अब समझ आ गई होगी कि मैं क्यों कह रहा था कि आप फर्स्ट फॉर्मूला रेयरली यूज़ करोगे, ज़्यादातर सेकेंड यूज़ करेंगे, तो सेकेंड पे ही जाएंगे। पहले ई पता लग गया, सॉरी प्रोबेबिलिटी मिटा दी गलती से मैंने। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई, तो पहले फॉर्मूला लिखा जाए, तो यही यूज़ करना बेटा जी। आपके सामने प्रूफ हो गया अभी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो पता है 7/10, डिनोमिनेटर तो पता लग गया। अब न्यूमरेटर ई और एफ में क्या कॉमन है पहले निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ में क्या कॉमन है? जो चीज़ें जो ई में आती हैं और एफ में भी आती हैं। देखो 2 आता है इधर, नहीं कॉमन। 4 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। 6 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। 8 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। 10 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। मतलब 2 इधर आ रहा है बट इधर नहीं आ रहा, तो दोनों में कॉमन नहीं है। तो 4 1 2 3 4 चीज़ें कॉमन है। अपॉन में टोटल सैंपल स्पेस ये 10 जाता है जी, तो यहाँ पे 4/10 डाल दो, आंसर आ गया 4/7। ये आपका करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करेंगे, टोटल 7 एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल मैं आज कराऊंगा, बाकी मुश्किल वाले कल से शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके हिसाब से आपको होमवर्क भी आज इजी वाला मिलेंगे, प्लीज़ नोट इट डाउन। 4 करेंगे जी, पहले पढ़ लेते हैं। इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। मतलब स्टूडेंट्स तो 1000 हैं, तो ये तो सैम्पल स्पेस है। आउट ऑफ विच
430 आर गर्ल्स। तो अगर 430 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने होंगे, इसमें से ये माइनस कर लो, 570। बिल्कुल ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। 10% ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की 10% स्टडी इन 12th। ठीक है, गर्ल्स का 10% कितना हुआ, 12th में पढ़ता है 43। तो बाकी जो है वो अदर क्लासेस में पढ़ती होंगी, फर्स्ट से लेके 11 तक या नर्सरी कुछ भी। 1000 स्टूडेंट्स हैं, इतने गर्ल्स दिए हैं, ये नहीं पता लग गया ऑटोमेटिकली 1000 में से माइनस। आउट ऑफ गर्ल्स में से 430 में से 10% क्या है, 12th में पढ़ती हैं। 430 गर्ल्स पूरे स्कूल में है, उसमें से 10% 12th में, मतलब 43। बाकी कितनी बची, कैलकुलेट कर लेते हैं। 430 माइनस 43, 387 अदर में पढ़ती होंगी, अदर क्लासेस। चलो अभी तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, निकालना क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब ये ई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी होती है ना, तो वो ई होता है। गिवन दैट, नोन दैट, ऑलरेडी अकर देखते हैं। गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, गिवन दैट ये है, सिंपल सी बात। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो आपने सिलेक्ट करी है वो ये है, गिवन दैट ये। पहले ई निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी अच्छा सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ एस कितने हो गए 1000। इसमें सैम्पल स्पेस बना सकते हो, नहीं, सब बच्चों के नाम पता है, 1000 कुछ नहीं, तो ये। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पहले ई निकालेंगे। ई एक इवेंट होगा। ई क्या है, लेट ई, ये कि ये बेटा ये, क्योंकि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, स्टूडेंट चोजन रैंडमली क्लास 12th। ठीक है, तो स्टूडेंट चोजन इतने, गिवन दैट द स्टूडेंट चोजन इज अ गर्ल। ठीक है, तो 12th की कितनी है, ये 12th की गर्ल्स कितनी, ये इसमें तो पता नहीं 12th के कितने बॉयज़ कितने, कुछ नहीं पता। तो इवेंट क्या है, 12th का स्टूडेंट कितने हो गए 43। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अब एफ बनाएंगे गर्ल्स। ये कैसे पता लग रहा है कि सर एफ, आप सिर्फ गर्ल्स ऊपर है, आपने इसको ई क्यों नहीं बनाया। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 गिवन दैट, ये जो गिवन दैट है वो एफ बनता है जी। कितनी है गर्ल्स 430, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फॉर्मूला, बस इसके बाद फॉर्मूले नहीं लिखूंगा मैं, सीधा प्रोबेबिलिटी लिखा करूंगा। ठीक है, इसके बाद निकाल लो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि ई अपॉन एफ निकालना तो इंटरसेक्शन तो निकालना पड़ेगा। ई और एफ में क्या कॉमन है, ई क्या है 12th क्लास की गर्ल्स, 12th क्लास की गर्ल्स। एफ क्या है गर्ल्स, तो 12th क्लास की गर्ल्स में से, सॉरी टोटल गर्ल्स में से और 12th क्लास की गर्ल्स में से क्या कॉमन, टोटल गर्ल्स में से 12th क्लास की गर्ल्स में से क्या कॉमन है, ऑब्वियसली 12th क्लास की गर्ल्स। यार ये देखो, ये 12th क्लास की गर्ल्स इसी में से निकली, इसमें तो नहीं निकली, तो 12th क्लास के बच्चों में से गर्ल्स कॉमन आ जाएंगी, गर्ल्स। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जैसे मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूले लिख रहा हूँ, आपको भी लिखने हैं। एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 430, तो 1000 से 1000 कट गया, 43 अपॉन 430, 1/10 या 0.1। ये आपका आंसर है जी। आज के लिए इतना ही। 3 एग्जाम्पल्स रह गए, वो हायर लेवल के हैं, वो मैं आपको कल कराऊंगा। होमवर्क नोट कर लो जी, 13.1 का होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके बताता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर करेंगे 1 to 7 and 11 12, ये करना है जी आपने। बाकी एग्जाम्पल्स मैं कराऊंगा और बाकी क्वेश्चन भी फिर समझ आएंगे, फिर वो आप खुद करेंगे। अभी फ़िलहाल आप क्वेश्चन नंबर 1 to 7
एंड क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। इसके डाउट भी अगली वीडियो में आएंगे और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो तो साथ में कंटिन्यू होगा ही। तो आप प्लीज़ इसको आज ही कंप्लीट करिए ताकि कल के कल वीडियो बनाई जा सके।